दोस्तों नमस्कार। अगर ऑपरेशन लोटस ना होता, अगर ऑपरेशन लोटस में लगाया गया पैसा बीजेपी के पास ना होता, अगर इस देश में कॉरपोरेट से यारी या कहें क्रोनी कैपिटलिज्म का खुला खेल ना होता जिसके जरिए पैसा बीजेपी तक पहुंचता है, या फिर इस देश के भीतर में वह लोकतंत्र जागृत होता जिसमें चुनाव आयोग की निगाहें बड़ी तीखी और तेज होती, तो क्या होता। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं होती, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं होती। यानी बीजेपी जिस रास्ते चल पड़ी है, ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या मोदी काल में भारत की राजनीति बिल्कुल नई दिशा में है और उस नई दिशा के अनुरूप कांग्रेस बटी हुई है? कांग्रेस के भीतर अंतर्विरोध है, कांग्रेस के अपने मुद्दे उसे परेशान करते हैं, कांग्रेस में जहां सत्ता दिखाई देती है वहां पर कांग्रेसियों में ही टकराव खुलकर नजर आने लगता है। यकीनी तौर पर चुनौती राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी है, और चुनौती ये बाहर की नहीं, चुनौती अंदर की है, चुनौती घर के भीतर की है। क्योंकि लोकतंत्र का एक तमाशा तो इस देश ने राहुल गांधी को संसद से जब अयोग्य घोषित किया गया तो उसके बाद सरकार के एक करीबी पत्रकार ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट ने पूरी कहानी कह दी और उस ट्वीट में लिखे हुए शब्द ही बीजेपी का मूल मंत्र बन गए, जिसमें दुहाई लोकतंत्र की दी जाने लगी, जिसमें दुहाई कानून की दी जाने लगी, जिसमें दुहाई इस देश के भीतर में बदलती राजनीति ने कैसे देश को बदल दिया है, इसकी दुहाई दी जाने लगी। पहले वो ट्वीट जरा सुनिए और समझिए कि किस स्थिति में भारत की राजनीति आकर खड़ी है और कांग्रेस या राहुल गांधी के सामने चुनौती क्यों बड़ी है। क्योंकि इस देश के 6 राज्य कम से कम ऐसे हैं जहां कांग्रेसी आपस में अगर टकराए नहीं, अगर कांग्रेसियों के मुद्दों के अंतर्विरोध कांग्रेसी नेताओं के जरिए ही बिखरे बिखरे से नजर नहीं आए, तो इन 6 राज्यों में बीजेपी चाहकर भी जीत नहीं सकती है। तो क्या दोष कांग्रेसियों पर है, दोष मौजूदा वक्त की राजनीति को दिया जाए, या दोष इस दौर की बदलती राजनीति में राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आकर खड़ी हो चली है उस दिशा में उनका ध्यान ही नहीं है। पहले उस ट्वीट का जिक्र, जब राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया और 24 घंटे के भीतर यह हुआ और उसके अगले 24 घंटे में उनका सरकारी बंगला भी उनसे ले लिया गया। कहा गया कि अधिकार की भावना, विशेषाधिकार और विश्वास की राजवंश लोकतंत्र से ऊपर है, परिवार कानून से ऊपर है, नए भारत में कभी काम नहीं करेगा। कानून का युग सभी के लिए समान है, लेकिन विशेषाधिकार अलग है। मौजूदा सत्ता की स्थितियां दरअसल इसलिए उसके अनुकूल है क्योंकि जब जब लोकतंत्र कहीं ढहने का जिक्र होता है तो सत्ता ही लोकतंत्र का राग गाती है। जब मुद्दा कानून के राज का हो और जगह जगह, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा के तौर पर हो, वोटरों के ध्रुवीकरण के तौर पर हो, या फिर इस देश के भीतर में जांच एजेंसियों को लेकर मुद्दे उभर रहे हो, जिक्र कानून के राज का होता है। और जब जिक्र करप्शन का हो, अडानी कांड का हो, प्रधानमंत्री मोदी के अडानी कॉरपोरेट के साथ रिश्तों का हो, तो जिक्र करप्शन का होता है और समूचे विपक्ष को उस करप्शन के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। यहीं से असल सवाल कांग्रेस का निकलता है। मौजूदा वक्त की कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के बीच तालमेल, राहुल गांधी जिस दिशा में जाना चाहते हैं कांग्रेस उस दिशा में क्यों नहीं जा रही है, और कांग्रेस के भीतर के अंतर्विरोध सत्ता को लेकर या विपक्ष में अपनी हैसियत को बताने को लेकर क्यों एक दूसरे से टकराते हैं, इस पर अगर लगाम लगा ली जाए तो क्या होगा। यह सवाल हो सकता है आपके जहन में कई राज्यों को लेकर हो, और पहला सवाल तो आपके जहन में राजस्थान को लेकर ही हो। राजस्थान में जिस तरीके से पहली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता गहलोत हैं, और जिस वक्त चुनाव जीतने की प्रक्रिया थी उस समय प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और कोई नहीं बल्कि पायलट कहीं ना कहीं समूचे राजस्थान को धांग रहे थे। और जब राजस्थान की सत्ता संभाली गहलोत ने, तो पहला मौका है जब चुनाव दोबारा निकट हैं, तो इस वक्त उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष, इस वक्त की सत्ता और सीएम के खिलाफ
कि वह उनकी गवर्नेंस कैसे करप्शन के आगे फेल हो गई, इसे बताने के लिए कल वह उपवास रखेंगे। राजनीतिक तौर पर किसी राज्य के भीतर यह नजर नहीं आएगा, लेकिन यह टकराव है। यह टकराव मध्य प्रदेश के भीतर भी नजर आया और कई मुद्दों पर नजर आया जहां पर कई नेता आपस में खड़े थे, टकरा रहे थे। कमलनाथ की सरकार ऑपरेशन लोटस के तहत चली गई, लेकिन एक सवाल हर जहन में बना रह गया कि आखिर व्यापम को लेकर कोई कार्रवाई कमलनाथ ने क्यों नहीं की, जबकि व्यापम तो चुनावी मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था और उस दायरे की दस्तक कहीं ना कहीं उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दरवाजे पर हो रही थी। ठीक वही दस्तक का जिक्र राजस्थान में 2015 में खनन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए समूची कांग्रेस खड़ी हो गई थी और उस वक्त सत्ता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामोशी बरती थी और जबकि चंद दिनों पहले ही उन्होंने नारा दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। करप्शन के इस प्रक्रिया के भीतर में राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ या फिर छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है जहां टीएस सिंहदेव खड़े हैं। हालांकि वो अंबिकापुर से आते हैं, लेकिन उनके साथ एक ताम्रध्वज साहू भी वहां पर मौजूद है। इससे पहले के चुनाव में कौन नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नहीं जानता था। भूपेश बघेल भी नहीं जानते थे कि वह मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हर कोई अपने आप को दौड़ में मान रहा था, तो दौड़ में दौड़ते दौड़ते सभी एकजुट थे और छत्तीसगढ़ में जीत मिल गई। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गए। टीएस सिंहदेव लगातार विरोध करते रहे और वो भी कहते रहे 2.5 साल के बाद तो मुझे मुख्यमंत्री बनना था, जैसे पायलट ने कहा मुख्यमंत्री तो मुझे बनना था। सचिन पायलट इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद आइए उत्तराखंड के भीतर याद कीजिए क्या हुआ था। हरीश रावत किस तरीके से दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आकर वह जिस तरीके से रूठे और उन्हें मनाने की प्रक्रिया हुई, उसमें हर कोई जानता था दोबारा वो उत्तराखंड लौटेंगे तो चुनाव नहीं जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस को संभाले कौन और समझाए कौन, उसको पटरी पर लाए कौन। हरीश रावत यहां से मेडल और तमगा लगाकर उत्तराखंड लौटे और उत्तराखंड के भीतर जो तमाम सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस जीत जाएगी, वो कांग्रेस हार गई। और कांग्रेस जब हारी तो उसके पास सिर्फ 70 में से 19 सीटें थी। बीजेपी के पास 47 सीटें थी, 44% वोट थे। इसी कांग्रेस के पास उससे पहले 11 सीटें आई थी 2018-17 में और उसके बाद 2022 का जिक्र। असम में क्या हुआ? असम में भी तो एक के बाद एक नेता बीजेपी जाते चले गए। उनको संभाल पाने की स्थिति में कोई क्यों नहीं आया? और यह परिस्थिति होते होते आखिरी दिनों में सुष्मिता देव भी तो टीएमसी में चली गई। यह प्रक्रिया क्या बतलाती है? कोई संभालने वाला नहीं। और कर्नाटक के भीतर अभी भी 2 लोग मुख्यमंत्री की रेस में हैं। एक तरफ सिद्धारमैया है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है जो प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में है। और राहुल गांधी जब पदयात्रा निकाल रहे थे तो दोनों को आमने सामने बना बैठाकर उन्होंने पूछा था कि दरअसल इनकी क्या खासियत है और उनकी क्या खासियत है। एक ने कहा यस गवर्नेंस अच्छी संभालते हैं, दूसरे ने कहा इनमें संगठन संभालने की बड़ी क्षमता है। लेकिन मामला अभी भी वहीं पर जाकर अटका हुआ है, उस वक्त जब कांग्रेस तमाम सर्वे में जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेसियों को बांधने की है, एक साथ लाने की है, या उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मौजूदा वक्त में मोदी की राजनीति में सेंध लगाते हुए एक कहीं ज्यादा एग्रेसिव राजनीति करने की है, जहां पर जिन मुद्दों के साथ वह खड़े हों तो फिर उसके सामने बीजेपी कहीं खड़ी हो ना पाए, या फिर तिकड़मी राजनीति की जरूरत है, कुछ इधर से कुछ उधर से। राहुल गांधी इस राजनीति को चल नहीं पाते हैं, चला नहीं पाते हैं। वो बड़ी सीधी और स्पष्ट बात कहना चाहते हैं। अब यहीं से सवाल एक एक पन्ने खोलते हैं। पहला पन्ना राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान में बड़ा शोर मचा हुआ है। कल क्या होगा? जब बैठेंगे सचिन पायलट तो क्या समूचा राजस्थान उनके साथ आकर खड़ा होगा, या उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होंगे, या उनकी जाति विशेष जिससे वो आते हैं उन्हीं के लोग होंगे, या इन सब से हटकर दूसरी तरफ गहलोत कहेंगे देखिए यह तो बगावती मूड में है और हम तो लोक लुभावन योजनाओं को लागू कर रहे हैं, इससे ये चिढ़ गए हैं और आकर बगावत करने के मूड में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने
चल पड़े हैं, होगा क्या। लेकिन हमें लगता है कि एक कदम भी आगे बढ़े, पहले राजस्थान की वहां की राजनीतिक जमीन और जिस बातों का जिक्र सचिन पायलट कह रहे हैं उनको मौजूदा परिस्थितियों के साथ खड़े करके देख लीजिए। राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की, कांग्रेस को 99 सीट मिली थी और लगभग 39% वोट मिले थे। बीजेपी को 73 सीट मिली थी और 38% वोट मिले थे। वहां पर ऑपरेशन लोटस नहीं चल पाया क्योंकि सियासत साधने में अशोक गहलोत कहीं माहिर है। तो मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ वो बात नहीं संभाल पाए, लेकिन कमलनाथ ने ऐसी कोई गवर्नेंस के तौर पर मुद्दे भी नहीं उठाए जिसके दायरे में आकर शिवराज सिंह चौहान खड़े हो जाते और उन पर आरोप लगा जाते। इन बातों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया, वहां ऑपरेशन लोटस चल पड़ा। बीजेपी के विधायक बिकते चले गए और एक लंबी कतार है। लेकिन बहरहाल राजस्थान में अगर उससे पहले 2013 में चले जाइएगा तो कांग्रेस की और बुरी हालत उस दौर में रही थी और बीजेपी की और ज्यादा बेहतर हालत थी। और उसकी तुलना देखिएगा तो बीजेपी वसुंधरा राजे जब सत्ता में आई थी तो 163 विधायकों के साथ आई थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 21 थे। यानी एक लंबी छलांग, लगभग 80 सीटों की छलांग कांग्रेस ने लगाई और दूसरी तरफ लगभग 90 सीटें कम एक झटके में बीजेपी के हो गए। अब सवाल यह है कि उस पीरियड में ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें वसुंधरा राजे पर जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों के मद्देनजर बड़ा महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वक्त में सचिन पायलट ने यह राग क्यों छेड़ा है। अब इन पन्नों को पहले खोलने की जरूरत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए जब अडानी कांड का जिक्र है तो कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है ये कहां से आए। और दूसरी तरफ राजस्थान के भीतर वसुंधरा कांड में जिक्र इस बात का है कि हमें पता है 45,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू यानी राजस्व का चूना लगाया गया था। वहां पर खुले तौर पर जो खनन बांटा गया था, जो खादानों का आवंटन कर दिया गया था। 26 सितंबर 2015 पहली बार कांग्रेस ने खुले तौर पर इस्तीफा मांगा। इसका दूसरा पक्ष एक और है। जब कोलार में राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का जिक्र किया तो ललित मोदी के करप्शन की पहली फाइल राजस्थान में ही खुली थी और उनके ताल्लुकात वसुंधरा को लेकर ही बने थे। यानी करप्शन को लेकर जो लड़ाई मौजूदा वक्त में कांग्रेस लड़ रही है तो राहुल गांधी के सामने एक दूसरी बड़ी चुनौती है। जिस मुद्दों को राष्ट्रीय तौर पर उठा रहे हैं, अगर उसके कटघरे में बीजेपी राज्यों में भी है तो क्या वहां राजनीतिक जरूरत, राजनीतिक तिकड़म, अपने नेताओं की जरूरत वही बिसात देखी जाएगी या मुद्दों के सहारे चीजों को कहीं तेजी से लागू किया जाएगा। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी 2015 में और उस समय मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने वहां पर बहुत साफ तौर पर उस समय प्रवक्ता के तौर पर कहा था कि तय नियमों का उल्लंघन करते हुए खादानों को मनमाने तरीके से आवंटित किया गया और 2.5 महीने की अवधि के दौरान हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई। नियम स्पष्ट था कि दरअसल खानों की सिर्फ नीलामी होगी, लेकिन जो पहले आएगा पहले पाएगा, इस तर्ज पर वसुंधरा चल पड़ी और केंद्र सरकार ने उस वक्त 14 नवंबर को राज्यों को दिशा निर्देश दिया, जारी किया था कि खादानों की सिर्फ नीलामी होनी चाहिए और 12 जनवरी को इस बारे में गजट अधिसूचना भी जारी की गई। लेकिन राजस्थान ने अकेले उसी दिन यानी 12 जनवरी को 137 खादानों को आवंटित कर दिया। इससे पहले ललित मोदी के प्रकरण में वसुंधरा का इस्तीफा कांग्रेस ने मांगा था और अब करप्शन को लेकर मांगा है। ध्यान दीजिए तो यह बीजेपी की पुरानी फाइल ही नए तरीके से राजस्थान में आपको खुलती हुई दिखाई देगी। ललित मोदी का जिक्र भी मौजूदा वक्त में है मोदी नाम के साथ और दूसरी तरफ करप्शन का जिक्र भी है। यहां 20,000 करोड़ है, वहां 45,000 करोड़ है। और उस वक्त जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सुरजेवाला के साथ उस वक्त विधायक दल के नेता रामेश्वर हुड्डी मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी मौजूद थे। और इस बात को लेकर खुले तौर पर फैक्ट्स रखे गए कि किस तरीके से 653 खादानों का आवंटन किया गया, उसके मातहत 1 लाख बीघा जमीन दे दी गई और खनिज का मूल्य तकरीबन 2 लाख करोड़ का था, जिसमें रेवेन्यू का फायदा तकरीबन 45,000 करोड़ का होता।
तो ऐसे में कुछ सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने अपने तौर पर राज्य भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की जांच बढ़ाई। एक सचिव स्तर के जो प्रधान सचिव जो माइनिंग के थे अशोक सिंघवी, उनकी गिरफ्तारी हुई। यानी गिरफ्तारी तभी हुई जब कुछ आग लगी थी। आग लगी थी, धुआं निकल रहा था। एक सचिव की गिरफ्तारी के बाद चीजें शांत हो गई। दूसरी चुनौती, क्या वाकई जिन बातों का जिक्र चुनाव में होता है उन चुनाव में जीतने के बाद उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? यह सवाल शायद अडानी कांड के बाद कांग्रेस को लेकर भी लोगों के जहन में हो कि जब आपकी राज्यों में सरकार है, वहां पर आपके अडानी के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं, वहां पर जो करप्शन के मुद्दे उठे थे जब आप सत्ता में नहीं थे, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या माना जाए? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने एक ललित मोदी का जिक्र यहां पर किया। हमें याद आता है कि उस वक्त 29 जून 2015 को जयराम रमेश, जो अभी यहां पर कम्युनिकेशन संभालते हैं कांग्रेस की, उन्होंने उस वक्त वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ फैक्ट रखे थे और कहा था कि दरअसल ललित मोदी और वसुंधरा राजे बिजनेस पार्टनर हैं। और उन्होंने कहा दोनों ने मिलकर सरकारी संपत्ति को कैसे निजी संपत्ति बनाया, इसके महत्व उन्होंने धौलपुर सिटी पैलेस का जिक्र किया था। और उसमें एक डॉक्यूमेंट दिखाया था, उसमें कहा था कि 1980 में वसुंधरा राजे के पति ने एक बयान में कहा था कि धौलपुर महल सरकारी संपत्ति है। वसुंधरा राजे और उनके परिवार के पास नियंत होटल के शेयर हैं। 2013 के चुनाव में वसुंधरा ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि ललित मोदी के पास भी इसके शेयर हैं। यानी धौलपुर सिटी पैलेस के सरकारी संपत्ति होने के बावजूद वसुंधरा राजे और ललित मोदी ने इसे प्राइवेट लग्जरी होटल में बदलना चाहा। अब सवाल है कि इतनी पुरानी फाइल खोली जाए या राजनीतिक तिकड़ों में लगकर अपने सत्ता को बचाया जाए? कि गहलोत हैं, लोक लुभावन नारे दे रहे हैं, लोगों के वोट जुड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उस लोगों के वोटरों की धड़कनें क्या कहती हैं? क्या कांग्रेस ने इसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? या दूसरी तरफ सचिन पायलट ने इसे पढ़ा या नहीं पढ़ा है, जबकि वो अपने ही सरकार के खिलाफ कल उपवास यानी अनशन पर बैठेंगे, तब क्या होगा? और देखिए, अगर एक के बाद एक जिलेवार तरीके से लोग वहां पर जुटते चले गए और करप्शन को मुद्दा बना दिया, तो क्या होगा? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक पाठ और निकलता है। जो घोटालों की फाइल होती है तो उसमें जो पुरानी सरकार होती है, ये आरोप तो अपने तौर पर झारखंड में भी उठा और महाराष्ट्र में भी उठा, और दोनों जगहों पर कांग्रेस समर्थन दे रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन को, और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में। जस्टिस लोया की फाइल क्यों नहीं खुली? और जो रघुवर दास पे आरोप लगे थे करप्शन के, वो फाइल क्यों नहीं खुली? कांग्रेस की तीसरी सीख होगी कि जब आप समर्थन देते हैं सरकारों का, तो उसमें कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जाए जिससे उस राज्य के कांग्रेसी अपने तौर पर यह कह सकें कि हमारा नेतृत्व आपको तभी समर्थन दे रहा है जब आप हमारे मुद्दों के आसरे खड़े हो रहे हैं। और अगर वो मुद्दे मायने नहीं रखते हैं तो समर्थन देने से क्या लाभ? 4 नेताओं को मंत्री पद मिल जाएगा, उससे क्या होगा? यह स्थिति महाराष्ट्र में भी नजर आई और यह स्थिति झारखंड में भी नजर आई। अब यहां पर अगला सवाल कर्नाटक का आता है। कर्नाटक में जब 40% कमीशन की सरकार है, तो अगला सवाल कोई भी पूछेगा, जब सिद्धारमैया सीएम थे तो उन्होंने कौन सी फाइल खोली जिसमें येदियुरप्पा और उनके दौर की जो सत्ता के भीतर के करप्शन थे वह उठे और उनको जेल के भीतर डालने का प्रयास क्या किया गया? नहीं किया गया। 3-4 पार्ट राहुल गांधी के बहुत सामने है। एकजुटता लानी है, जिन मुद्दों को उठाया जाए उसको इंप्लीमेंट करने की स्थिति में आई है। सत्ता पाने का जो टकराव नेताओं के भीतर होता है उसको भी खामोश करना है। समर्थन देते हैं तो समर्थन के पीछे की कुछ शर्तें होती हैं जिसमें कांग्रेस के नेता जो उस राज्य का हो वह कम से कम अपने आप को कमजोर ना समझे। जो आज की तारीख में झारखंड के कांग्रेसी नेताओं से पूछिए, वह कहेंगे कि दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन तो उन्हें खत्म करने की दिशा में बढ़ चुके हैं राजनीतिक तौर पर। अब यहां से अगला सवाल जो राजनीतिक तौर पर सीधे प्रभावित करना है, चूंकि कर्नाटक के चुनाव है, कर्नाटक के भीतर 3 नेताओं की मौजूदगी राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई जानता है। पहला नाम सिद्धारमैया का, दूसरा नाम डीके शिव कुमार का, तीसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और जब आप उन इलाकों के भीतर जाएंगे तो यह पहले समझिए, पिछली बार कांग्रेस को वोट
बीजेपी से 2% ज्यादा मिले थे, और उससे पहले जब उनकी अपनी सत्ता थी तो 17% वोट ज्यादा मिले थे। यानी 2018 में कांग्रेस को 37% वोट मिले थे और बीजेपी को सिर्फ 20% वोट मिले थे। तब मोदी सत्ता में नहीं आए थे। मोदी आए, राजनीति के तौर तरीके बदले, घेराबंदी शुरू की, ऑपरेशन लोटस शुरू किया, पैसा लगातार बहने लगा। राजनीतिक तौर पर क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने आंख मूंद ली। राजनीतिक तौर पर गवर्नेंस के आश्रय वोटों को कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, इसकी सियासत चल पड़ी। मुद्दे उफान मारने लगे, हिंदू मुस्लिम शब्द देश में गूंजने लगा। सोशल इंजीनियरिंग का नया पाठ देश के सामने आया। पिछड़ों को लेकर खुद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं भी तो उसी तबके से आता हूं। और यह सारी परिस्थितियों ने भारत की राजनीति को सिर्फ इस दिशा में जाकर ढकेल दिया, सत्ता आपके पास होनी चाहिए। तो कांग्रेस जिस कर्नाटक में 2013 में 37% वोट लेकर सत्ता में आती है, 2018 में 38% वोट लेकर भी सत्ता में नहीं आ पाती है। बीजेपी 16% की रफ्तार से आगे बढ़ती है, वोट उसके 20 से 36% हो जाते हैं। अब इन तीन नेताओं को दायरे में समझिएगा तो मैसूर क्षेत्र से सिद्धारमैया आते हैं। मैसूर क्षेत्र की अगर 61 सीटों का आप अध्ययन करेंगे तो बीजेपी के पास 11 सीट, कांग्रेस के पास 17 सीट, जेडीएस सबसे ज्यादा 27 सीटों के साथ इस क्षेत्र में है। उसमें आप जेडीएस के साथ पिछली बार खड़े थे, इस बार क्या भूमिका, इस बार आप अलग कह चुके हैं वो बीजेपी की बी टीम है। और इन सब के बीच मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा जो कहा गया हम तुरंत लागू कर देंगे, आते ही लागू किया गया था देवगौड़ा के दौर में। मुस्लिम अभी भी जेडीएस को उस रूप में वहां मान्यता बोलते हैं। तो क्या राजनीतिक तिकड़म राज्यवार परिस्थितियों के लिहाज से कैसी होनी चाहिए, यह कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए चौथा या पांचवा पाठ है। इस पाठ की दिशा में भी उन्हें बढ़ना होगा, क्योंकि अगर इन परिस्थितियों पर वह काबिज नहीं हो पाएंगे तो स्थितियां धीरे धीरे धराशायी होने लगेगी। इसीलिए अब सवाल यह नहीं है कि कल राजस्थान में क्या होगा, यह सवाल भी नहीं है कि आने वाले वक्त में कर्नाटक में क्या होगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस दौर में बीजेपी और मोदी सत्ता राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा बलंडर कर रही है और सबसे ज्यादा मुद्दे विपक्ष को हाथ में दे रही है, उसी वक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस सबसे कमजोर नजर क्यों आ रही है, और वो अपने नेताओं को साधने से लेकर अपने मुद्दों को कैसे उठाया जाए, इसका पाठ भी वो नहीं पढ़ पा रही है। और राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की भूमिका क्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग नेताओं को लेकर अलग अलग होनी चाहिए, पूरी कांग्रेस का नजरिया एक होना चाहिए। सत्ता में आने के लिए जिन मुद्दों को उठाया जाता है, सत्ता में आने के बाद उस पर लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शायद ये एक ऐसी चुनौती है जिसका पाठ मौजूदा वक्त में 24 अकबर रोड के इर्द गिर्द जो ताकतवर कांग्रेसी नेता हैं, वह अपने उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से शायद आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इस ताकत में भी कहीं कोई हनन हो, कहीं वह छीण पड़ जाए, यानी कमजोर हो जाए। तो अपनी राजनीतिक ताकत कांग्रेस के भीतर दिखाने के लिए कांग्रेस की परिस्थितियां चाहे कितनी भी नाजुक होती चली जाए, इस पर उनका ध्यान नहीं रहता है। और नई पीढ़ी जो कांग्रेस के भीतर से निकल रही है, उसमें एक नाम आप हार्दिक पटेल का ले सकते हैं। उत्साह के साथ कांग्रेस में आए, कहां चले गए। दूसरा नाम आप कन्हैया कुमार का ले सकते हैं, एक शानदार लड़का जो जेएनयू से निकला, और उसके बाद उसके बोल, उसके शब्द, उसका भाषण, उसके तौर तरीके, लेकिन आज कहां है वो किन गलियों में खोया हुआ है। सवाल यह है कि किस तरीके से बैलेंस करने के लिए बैलेंस करना और लोकतंत्र दिखाने के लिए पार्टी को उस लोकतंत्र के दायरे में ले जाकर पटक देना, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी को चलाने की स्थिति होती नहीं है। यह पाठ कांग्रेस को पढ़ना है, यह तैयारी राहुल गांधी को करनी है। और यकीन जानिए, अगर कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के भीतर बिकने की परिस्थिति नहीं है, टूटने की परिस्थिति नहीं है, मुद्दों पर सहमति है, तो आधे दर्जन जो राज्य हमने जिक्र किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे असम हो, बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है कांग्रेस वहां पर भी मार सके। ऐसी परिस्थितियों में सीखना कांग्रेस को है, इंप्लीमेंट कांग्रेस को करना है, और माने या ना माने, लेकिन राहुल गांधी अगर हैं
तो उस दिशा में निर्णय लेने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।